जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि का दोष है, तो दोष क्या होता है एग्जैक्टली? शनि के कई तरह के दोष होते हैं। जैसे कि शनि का एक दोष तो शनि की साढ़े साती को बोल दिया जाता है, ठीक है। तो जिनकी अभी फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि है, उनके ऊपर साढ़े साती चल रही है। नेक्स्ट ईयर मार्च में मकर राशि की खत्म हो जाएगी, ये फ्री हो जाएंगे। कुंभ की चलती रहेगी, मीन की चलती रहेगी और मेष राशि ऐड हो जाएगी। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, 2025 में आपकी शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। अब शनि की साढ़े साती कुछ बेसिक सी चीज़ें करवाती है, चेंज करवाती है, जॉब बदलवाती है, लोकेशन चेंज करवाती है, आपको अकेला रख देती है, अकेलापन एंजॉय करने लग जाते हैं आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस और हरिभक्त बनने लग जाते हैं। और आपको ये बात समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में मैंने कुछ किया, काम किया, मेहनत किया तो मिलेगा। बहुत ज़्यादा किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा डिपेंड ये भी करता है कि सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में कैसा है, अच्छा है, बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में सेकंड में, फिफ्थ में, 9th हाउस में, 11th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है तो अच्छा है। इसके अलावा किसी हाउस में बैठा है तो वो सैटर्न उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो जिनका ये बैठा है उनके लिए साढ़े साती काफ़ी अच्छी जाएगी, जिनका नहीं बैठा है उनके लिए प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलेंगी। बट जो आपने स्टार्टिंग में एक और बात कही थी, 2025 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको लेजीनेस नहीं आएगा और नहीं करना है। और वहीं पे अगर किसी की साढ़े साती शुरू होने वाली है तो उनके लिए 2025 का साल कैसा रहेगा फिर? शनि बहुत मेहनत ही करवाता है, पर वो आपको आलसी बनाता है पहले। हाँ, एग्जैक्टली। पहले वो आपको लेजी बनाएगा और फिर कहेगा मेहनत करनी पड़ेगी। यही तो टेस्ट है, यही तो परीक्षा है। किसी को तो पास करना है। इवन सैटर्न के साढ़े साती में हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, और आपको हेल्थ इश्यूज जब आ जाता है ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। डॉक्टर के पास जाना, एडमिट हो जाना। सैटर्न इन सब के बावजूद आपसे कह रहा है कि बेटा मेहनत करो, ठीक है। दैट इज़ वाई शनि के साढ़े साती पीरियड में बहुत सारे लोग एकदम से राइज करते हैं और एक बहुत टॉप पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं, जो ये सारे चैलेंजेस पार कर रहे हैं। जो एनी हाउ कुछ भी हो, दिन अच्छा गया बुरा गया, उन्होंने अपना काम कर दिया। जो भाग गए इससे, जो डर गए, तो शनि उनको कह देता है कि आप एक मीडियम लाइफ जियो, एवरेज लाइफ जियो। अभी आपको मेरे तक पहुंचने के लिए वक्त है। शनि की साढ़े साती में हर कोई, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मेहनत बहुत ही करता है। रियलाइज़ नहीं होता उसको कभी रियलाइज़ नहीं होता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। उसे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो पाती, ये देखने को मिलता है इसमें। जैसे अभी हमने यहाँ पे मार्स की बात की, वैसे ही राहु और केतु भी होते हैं, तो राहु कहाँ पे रहेगा? अभी जैसे मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, इसके लिए नहीं। हाँ, आजकल राहु यहाँ पर बैठा है और केतु जस्ट अपोजिट यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मई तक ये यहीं पे रहेंगे। उसके बाद राहु क्या करेगा, अब 11 नंबर में आ जाएगा। राहु आगे नहीं चलता, राहु पीछे चलता है। और ये 6 नंबर से निकल के 5 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर मई के बाद राहु केतु की पोजीशन कुछ इस तरह से होने वाली है। अब इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला तो इनका कई बार इनके पड़ोसियों से झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, या पड़ोस में कुछ चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। और 9th हाउस में राहु आया तो जिनकी उम्र है, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन लव अफेयर में फंसेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मई के बाद जितने लोग तलाश कर रहे हैं कि मुझे कोई कंपेनियन मिल जाए, नेक्स्ट ईयर मई के बाद राहु वो भी कराएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली उसका कल्चर, रहन सहन, उसके धर्म, रिलीजन आपसे बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी अच्छी बात है बुरी बात है, ये मैं आपके और अपने व्यूअर्स के उस पर सोच देता हूँ। मेरा इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, बस मेरा प्रेडिक्शन का ये मानना है, क्योंकि राहु 9th हाउस में आकर रिलीजन मानने को नहीं कहता, ट्रेडिशन जो फॉलो हो रहे हैं घर में उनसे कुछ अलग करने को कहता है। तो ये वहाँ पे वही चीज़ होने वाली है। और फादर के लिए अगर कुछ बोला जाए मिथुन लगन के, तो मई के बाद फादर की हेल्थ और फादर के करियर में एक डिप देखने को मिलेगा मई, जून, जुलाई में। उसके बाद फिर से फादर साइन करेंगे, जैसा कर रहे थे वैसा करने लग जाएंगे। तो ये जो मार्स और राहु का कोर्स होता है, इसके वजह से ही वॉर वाले सिचुएशंस बनते हैं। मंगल और राहु बहुत कुछ करवाते हैं, ठीक है। आपको समझना चाहिए कि राहु जिसके साथ बैठेगा उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ा चढ़ा देगा, ठीक है। मार्स है ही वॉरियर, मार्स है ही झगड़े लड़ाई का, मार्स है एंगर का, मार्स है गो गेटिंग नेचर का। अब राहु इसके साथ बैठ जाता तो एक्सपेंड कर देता है इस नेचर को, ठीक है। ये नेचर एकदम से तूफान की तरह आगे बढ़ने लग जाता है। तो मैं इन जनरल इंसान की बात कर रहा हूँ। अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बनता तो आपको गुस्से वाला मिलेगा, तेज गाड़ी चलाने का, रश करने का, वो डोपामिन जिससे रिलीज हो, इसमें उसका बड़ा शौक मिलता है। प्रॉपर्टी क्रिएट करने का, बहुत पावरफुल बन जाने का शौक होता है इनको। और मार्स राहु अल्सर करते हैं, मार्स राहु पेट में अल्सर कर देते हैं। मार्स राहु कैंसर भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। अगर मार्स राहु 8th हाउस में बैठ जाए, 6th हाउस में बैठ जाए, तो ये कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकते हैं। अगर जुपिटर आस्पेक्ट कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छी चीज़ें रहेगी। बट ये सुनकर घबराना नहीं है किसी को, बहुत सारे अदर चीज़ें भी होती हैं, इतना
आसान नहीं है, ज्योतिष में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ आपको लगे कि मुझे टेंशन दे रही है उसको कह दो नहीं मेरे साथ नहीं होगी, ठीक है, ऐसा समझना है। तो मार्स राहु रिस्पॉन्सिबल है वॉर के, यस द आंसर इज यस, मार्स एंड राहु रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉर, लड़ाई झगड़े के। और मार्स का साल है तो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल है, राहु का तड़का उसको जब मिल जाता है तो वो और भयंकर लड़ाइयाँ करवाता है। तो बेसिकली मतलब जो भी प्लैनेट है उनका जो भी वो जिस तरह से भी आपको गवर्न कर रहे हैं, अगर राहु की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो और एक्सपैंड हो जाता है वो। राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु बैठ जाए वहाँ पे आके। अब जैसे किसी का चंद्रमा राहु है कुंडली में एक साथ बैठा है, तो चंद्रमा इमोशंस है, राहु उसको बढ़ा देगा। ओके। तो ऐसे व्यक्ति ओवर इमोशनल, ओवर थिंकर, ओवर स्ट्रेस लेने वाले ऐसे बन जाते हैं। वहीं पे केतु क्या करता है, इंटरनल ले जाता है। तो मून केतु अगर आपका है, चंद्रमा केतु साथ में बैठा है, तो आप अब अपने इमोशंस बाहर नहीं दर्शाते, आपके इमोशंस आपके अंदर ही हैं। और मून केतु को तो ऐसा भी बोला जाता है ज्योतिष में कि आपका दुख, आपका दर्द कोई नहीं समझेगा। आप दुनिया का दुख दर्द समझोगे, आपका कोई नहीं समझेगा। आपका दुख दर्द अगर आपको किसी से कहना ही है तो श्री हरि से कहो, सिर्फ वही समझेंगे। अच्छा। मून केतु के लिए बोला जाता है। इवन आपके बच्चे, आपका स्पाउस कभी समझ नहीं पाएंगे कि आप उन्हें कितना प्यार करते थे, ठीक है, क्योंकि आपके सारे इमोशंस आपके अंदर हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। अभी राहु शनि के साथ बैठ जाता है तो बहुत हार्ड वर्किंग बना देता है इंसान को। शनि हार्ड वर्किंग है, राहु का तड़का लगा, वो चीज़ बढ़ गई, करेक्ट, ठीक है। इसी से मंगल में एंगर बढ़ाता है। जुपिटर के साथ बैठ जाता है तो ज्ञान की भूख बढ़ा देता है, ठीक है। जुपिटर एक्सपेंशन में आने लगता है। जुपिटर के साथ बैठा बॉडी भी बढ़ने लग जाती है, तो जुपिटर राहु में देखना पड़ता है। वीनस एंड राहु, अब वीनस प्रेम है, मोहब्बत है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, राहु इसके साथ बैठेगा तो आपकी काम वासना, डिजायर बहुत बढ़ेंगे। इसलिए वीनस राहु इज अ प्रोमिनेंट रीजन फॉर लव अफेयर। आप अफेयर कर लेते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वीनस राहु एक कॉम्बिनेशन ये बनता है। वीनस राहु, राहु जिसके साथ बैठता है कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो बहुत ठीक नहीं होता है, अति का अंत हो जाता है। इसलिए वीनस राहु में आप देखोगे कि इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, क्योंकि डिज़ायर ही इतने अपने स्पाउस को लेकर, और ज़रूरी थोड़ा है कि आपका स्पाउस सारे डिज़ायर पूरी करेगा, तो प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाते हैं। मरकुरी एंड राहु, ये तो वो है क्या बोलता हूँ मैंने, बुकी, ठीक है। मरकुरी राहु, बुकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका ब्रेन इतना शार्प होता है कि ये रेत से तेल निकाल लें, ओके, यानी कि कहीं से भी पैसा बना लेता है मरकुरी राहु। ब्रेन बहुत शार्प है, बट यूजुअली क्योंकि यहाँ पे राहु है तो उसे गलत तरीके ही यूज़ करने होते हैं या फिर शॉर्टकट्स यूज़ करने होते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें जहाँ पे कम समय में ज़्यादा पैसा बन सकता है, अगर आपके मरकुरी राहु है हॉरोस्कोप में तो आप इधर चले ही जाओगे, आज नहीं तो कल। और बड़े अनऑर्थोडॉक्स तरीके से भी पैसा बनाता है। अभी सूर्य राहु अगर किसी का है तो इसकी कोई बात नहीं मानता, क्योंकि सूर्य राजा है, राजा का राजा तब तक है जब तक दुनिया उसकी बात मान रही है। राहु बहुत कट्टर दुश्मन है सूर्य का। सूर्य राहु को जॉब में भी बहुत इश्यूज आते हैं, सम्मान मिलने में, रिस्पेक्ट मिलने में, और इनकी बात कोई नहीं सुनता, इनके बच्चे भी इनकी बात नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ भी बात नहीं सुनते, ये भी देखने को मिलता है। आई गेस हमने सब कवर कर लिया राहु के साथ। एक ऑफ द टॉपिक थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा, सूर्य कुंडली चार्ट क्या होता है और इसमें जो चंद्र तिथियां होती है इनका कोई रोल होता है? चंद्र तिथियां, ओके। सूर्य कुंडली चार्ट होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य किसी राशि में तो बैठेगा। फॉर एग्जांपल इसी राशि को, इसी कुंडली को ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता था कि सूर्य यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो हमें अभी आपकी लगन कुंडली है, जब मैं आपकी सूर्य कुंडली बनाऊंगा तो सूर्य को फर्स्ट हाउस में लिख दूंगा और जिस राशि में था ये वहाँ लिख दूंगा, और इस हिसाब से पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। तो आपकी सूर्य कुंडली रेडी हो गई। इसका ज़्यादातर यूज होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, ओके, ठीक है। वो हाँ, वो सन साइंस देखते हैं, हम मून साइन देखते हैं। तो हमारे यहाँ मून कुंडली होती है, ठीक है। तो मून कुंडली कैसे बनेगी? फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे ये लगन कुंडली है आपकी, इस लगन कुंडली से मुझे आपकी मून कुंडली बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मून देखूंगा किस राशि में बैठा है। बताइए, दिख रहा है कुछ फर्स्ट वाले में? हाँ बिल्कुल सही। राशि क्या है? फर्स्ट हाउस में है। राशि भूल गया मैं, 11 नंबर। हाँ, नंबर अच्छा ठीक है, हाँ 11 नंबर। ओके, क्या है? 11। मून 11 में बैठा है। अगर मान लेते हैं मून यहाँ बैठा होता तो अभी क्या बोलते हैं आप? तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे ये कौन सा नंबर लिखा? अरे नंबर बता, जो नंबर दिख रहा है। 6 8। अच्छा, इतनी गंदी राइटिंग है मेरी। यहाँ से दिख नहीं रहा था। 8। तो 8 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है फॉर एग्जाम्पल। तो हम जब आपकी मून कुंडली बनाएंगे तो 8 नंबर को पहले घर में लिख देंगे। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वो पहले घर में आ जाएगा, ओके, ठीक है। और फिर उसी के हिसाब से पूरी कुंडली बना लेंगे। और सूर्य के लिए भी सेम यही है? हाँ, सूर्य के लिए भी कि सूर्य जिस राशि में बैठेगा उसको फर्स्ट हाउस में रख दोगे, ओके।
पर एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जैसे ये लग्न कुंडली हुई जो ऊपर है, उसके नीचे आप अभी चंद्रमा वाली बना रहे हो और एक सूर्य कुंडली होती है, तीनों का पर्पस क्या है, अलग अलग क्यों है ये? तो अब अगर आपको अपनी मून कुंडली बनानी है तो ये आपकी लग्न कुंडली से मून कुंडली बनेगी। जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसको इधर आप लिख दीजिए जी, और अपने पूरे हॉरोस्कोप को इस तरह से पलट लीजिए। सूर्य कुंडली भी सेम लॉजिक पे सूर्य बनेगी। कुंडली भी सेम लॉजिक से बनेगी। अभी मून था 8 नंबर की राशि में तो मून यहाँ आ जाएगा, राहु था 6 नंबर में तो राहु यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से मार्स वीनस थे 3 नंबर में तो मार्स और वीनस को हम 3 नंबर में लिख देंगे, मून कुंडली रेडी हो जाएगी। अब मन में आपके सवाल आ सकता है कि ये होगा तीनों का पर्पस क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा जो सूर्य कुंडली का ज्यादातर यूज होता है वो फॉरेन या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत होता है, ठीक है। मून कुंडली का यूज होता है ट्रांजिट को देखने के लिए, ओके, ठीक है, मतलब प्लैनेटरी ट्रांजिशंस, लाइफ में कौन सा इवेंट कब होगा, Okay. घर कब आएगा, एक्सीडेंट कब होगा, गाड़ी कब आएगी, बेबी कब आएगा, ये सारी चीज़ें ट्रांजिट से पता चलती हैं। तो मून चार्ट एक हेल्प करता है हमारी ट्रांजिट को देखने के लिए, क्योंकि हमें हर एक ट्रांजिटिंग प्लैनेट की डिस्टेंस जो है वो चंद्रमा से देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जिस समय आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, शनि 11 नंबर की राशि में है, कुंभ राशि में। आपका चंद्रमा किस राशि में है? आपका चंद्रमा है जयेश 10 नंबर में। तो जब मैं मून कुंडली बनाऊंगा तो चंद्रमा तो हमेशा लगन में रहेगा मून कुंडली में। ट्रांजिट वाला सैटर्न आपके कुंडली के चंद्रमा से कितनी दूर है? अच्छा, ओके। तो कुंडली का चंद्रमा 10 नंबर में था, ट्रांजिट वाला सैटर्न 11 नंबर में था, तो 1 2 की दूरी पर है, ठीक है। तो अब जब चंद्रमा 2 की दूरी पे होता है तो क्या इवेंट कराता है, 3 की दूरी पे क्या कराता है, 4 की दूरी पे क्या कराता है, ऐसे करके 12 डिस्टेंस चंद्रमा की रहेंगी। जैसे अभी एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिनकी कुंभ राशि है, चंद्रमा यानी कि आपका कुंभ राशि में है, शनि भी कई टाइम से कुंभ राशि के ऊपर ही बैठा हुआ है, यानी कि आपकी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर ये घूमता हुआ शनि आकर बैठ गया है। ओके, तो कुंभ राशि वाले हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, राइट। कुंभ राशि वाले काम को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट लेजीनेस इनको बहुत घेरती जा रही है। इनके दिन कैसे निकल जा रहे हैं इन्हीं को नहीं पता। तो ये कैसे प्रेडिक्शन बनी कि आपकी कुंडली के ऊपर ये ट्रांजिट वाला सैटर्न आकर चंद्रमा के ऊपर बैठा था। तो चंद्र कुंडली का ज़्यादातर यूज़ हम ट्रांजिट के इवेंट्स को बताने के लिए करते हैं। ओके।